नमस्कार दोस्तों और मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंकित गुप्ता जी के। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का यहाँ पर करता हूँ स्वागत। यहाँ पर अनीसा पटवा जी ने बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल कोट लिखा है, बहुत ही अच्छी बात कही है। वो ये कहती हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। तो आप अपनी सोच के माध्यम से आप कुछ भी असंभव नहीं है, आप वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं सोचा और उस सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। तो बिल्कुल अपने सपनों को साकार करने के लिए लग जाइए। तो चलिए आज जल्दी से शुरुआत करते हैं सेशन की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं और याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप सभी तक पहुंचती रहें और उनकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो इसी सोच के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मोटिवेशनल कोट हमने आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे क्योंकि बीच में एक क्लास का आपका गैप हो गया था, तो उसे भी पूरा करने की यहाँ पर जिम्मेदारी रहेगी। लेटेस्ट करंट अफेयर्स MCQ रहेंगे जिसमें 22 तारीख और 23 तारीख दोनों ही दिनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टैटिक क्विज हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ MCQ चैलेंज भी आप सभी के लिए होगा। कल वैसे आपकी क्लास कंडक्ट नहीं हो पाई थी, उसकी क्षतिपूर्ति के तौर पर मैं आपको बता दूं और याद दिला दूं कि 22 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अर्थ डे। अर्थ डे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मेरे पास, उनको हम लोग यहाँ पर जल्दी से करेंगे डिस्कस। इस साल के अर्थ डे की हम लोग बात करें, हर साल 22 अप्रैल को ही आपका अर्थ या पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है, ये 1970 से आपका मनाया जा रहा है। 1970 में पहली बार वर्ल्ड अर्थ डे या अर्थ डे आपका सेलिब्रेट किया गया था और 1970 से लेकर 2020 लगातार 50 साल, जी हाँ, हाल ही में इस दिवस को मनाने के, इस इंपॉर्टेंट डे को मनाने के कितने साल पूरे हुए हैं, 50 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में किस इंपॉर्टेंट डे को मनाने के 50 वर्ष पूर्ण हुए, तो आंसर आपका रहेगा वहां पर अर्थ डे। ठीक है, और ये आपसे एग्जाम में भी इस तरह से पूछ सकता है कि 50 साल पूरे होने वाले इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताइए, तो आपको वहां पर आंसर करना होगा। इस साल की थीम की बात करता हूं तो क्लाइमेट चेंज इस साल की आपके लिए थीम बनी रहेगी। साथ ही साथ जैसा कि नीचे लिखा ही है कि वर्ल्ड अर्थ डे के इस साल 50 साल पूरे आपके हो चुके हैं और 2016 में आज ही के दिन यानी कि 22 अप्रैल के दिन पेरिस एग्रीमेंट भी साइन हुआ था जलवायु परिवर्तन को लेकर या क्लाइमेट को बचाने को लेकर। तो जो फेमस पेरिस एग्रीमेंट है 2016 में जो साइन हुआ था वो आपका इसी तारीख को आपका हुआ था, क्योंकि इसी दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिवस के उपलक्ष्य के तौर पर इस एग्रीमेंट को भी साइन किया गया था। आगे बात करते हैं प्रीवियस क्लास के रिवीजन से, शुरुआत करेंगे सेशन की। और प्रीवियस क्लास का रिवीजन हम लोग यहाँ पर रिवीजन करते हैं जो आपकी GDP है और उसका जो प्रोडक्शन है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि UN के द्वारा 4.8% का यहाँ पर GDP प्रोडक्शन रखा गया है। वर्ल्ड बैंक ने जो GDP प्रोडक्शन रखा है वो रखा है 1.5% से लेकर 2.8% के बीच में। क्रिसिल ने हाल ही में अपना GDP प्रोडक्शन यहाँ पर रिवाइज किया है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। क्रिसिल की बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी और भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनती है। क्रिसिल का फुल फॉर्म बनता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। पहले क्रिसिल के द्वारा जो भारत की GDP प्रोडिक्ट की गई थी 2020 और 2021 के लिए वो थी 5.2% और हाल ही में कोरोना महामारी को देखते हुए यहाँ पर प्रोडिक्शन को और घटा दिया गया है और अब घटाकर कर दिया गया है 3.5%। गोल्डमैन सैक के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.6%, मूडीज के अनुसार 2.5% और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हम बात करते हैं, इसकी वर्तमान प्रेसिडेंट कौन बनती हैं जरा मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। उनके द्वारा यहाँ पर 1.9% GDP प्रोडक्शन यहां पर दिया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की बात करें तो पहले इन्होंने 3.5% की GDP प्रोडक्ट की थी, लेकिन अब हाल ही में उस प्रोडक्शन को उन्होंने घटाकर 1.8% यहां पर कर दिया है। नोमुरा इकलौती ऐसी एजेंसी है और ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत की GDP को माइनस में प्रोडिक्ट किया है, यानी कि 0.5% माइनस में रह सकती है भारत की GDP, ऐसा नोमुरा एजेंसी का कहना है। इंडिया रेटिंग्स के अनुसार 3.6% मात्र। फिच सॉल्यूशंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 1.8% ये प्रोडिक्शन दिया है और पहले जो प्रोडिक्शन था वो था 4.6%। फिच रेटिंग्स की बात करते हैं तो मात्र 2%। और SBI की इको रैप रिपोर्ट ने भी यहाँ पर प्रोडक्शन घटाकर 1.1% कर दिया है। बार्कलेज के अनुसार यहाँ पर 0.8% प्रोडक्शन रह सकता है। अब आगे बात करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक इंडिया पोस्ट का
एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी के अनुसार वहां पर कुछ जरूरी जानकारियां जो थी उनको यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेंगे, जो कि हमारे लिए ज़रूरी बनेगा, ताकि हम लोग इस सेशन को जब स्टार्ट करें, फ्रेश एमसीक्यूज को स्टार्ट करें, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रिवाइज हो जानी चाहिए। बीच में एक दिन का गैप हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, और उम्मीद है आपने मुझे माफ़ भी कर दिया होगा। वैसे टेलीग्राम पर कर ही दिया था। वैसे भी एक महान आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुछ इस प्रकार मैंने अपने जीवन को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। तो उम्मीद है आपने अपने सर को यहाँ पर माफ़ कर दिया होगा। इंडिया पोस्ट की बात करते हैं, भारतीय डाक की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके का भी रिवीजन उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स को समझने के लिए आपकी जीके स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि आपको इस सेशन में स्ट्रांग कराई जाएगी, इस क्लास में स्ट्रांग कराई जाएगी। तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंडिया पोस्ट की स्थापना हुई थी। तो फादर ऑफ इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट या फादर ऑफ इंडियन पोस्ट लॉर्ड डलहौजी कहेंगे। फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाएगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में हड़प की नीति या राज्य हड़प नीति को शुरू किया गया था, जिसके तहत किसी भी भारतीय राजा की सगी संतान न होने पर उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की बात कही गई थी। भारतीय डाक की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के डाक भवन में आपका मौजूद है, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के तहत इंडिया पोस्ट आपका काम करता है। वर्तमान में आपके मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, टाइप करके कमेंट बॉक्स में तुरंत की तुरंत, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ तो आपको भी रिवीजन करते हुए चलना है। इंडिया पोस्ट की सब्सिडरी बनती है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किसकी सब्सिडरी है, भारतीय डाक की यहाँ पर सब्सिडरी बनती है। ये एक पेमेंट्स बैंक है। पेमेंट्स बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो याद रखिएगा 100 करोड़ रुपए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है पेमेंट बैंक के लिए, और 200 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है आपके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है उसके लिए। आगे हम लोग एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट डेज को भी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। उत्कल दिवस होगा 1 अप्रैल को। 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में WHO को स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर्स का बनता है जेनेवा स्विट्जरलैंड, और WTO यानी कि माफी चाहूंगा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड ही बनता है। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे आपका मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस ये 14 सितंबर को आपका मनाया जाता है। CRPF शौर्य दिवस की बात करें 9 अप्रैल। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे आपका मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 1919वें वर्ष में अमृतसर के जलियांवाला बाग में। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, और 22 अप्रैल अर्थ डे आपका मनाया जाता है। लास्ट क्लास में एक प्रश्न डिस्कस हुआ था, अब जल्दी से रिवाइज करते हैं। रिवीजन यहाँ पर थोड़ा जल्दी करेंगे, क्विक करेंगे, ठीक है। हाल ही में प्रसार भारती ने एक नया चैनल लॉन्च किया है। इस चैनल का नाम क्या है? रिसेंटली प्रसार भारती लॉन्चेस अ न्यू चैनल। नेम ऑफ द चैनल इज DD रेट्रो। नाम याद रखने का प्रयास कीजिएगा, DD रेट्रो इस चैनल का नाम होगा। प्रसार भारती की बात करते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर इसका बनता है न्यू दिल्ली, और वर्तमान में जो चेयरमैन बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के खतरे को देखते हुए किस राज्य सरकार ने फूड बैंक नामक नई पहल शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव टाइटल फूड बैंक इन द व्यू ऑफ द थ्रेट ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज? तो ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें, सही जवाब यहाँ पर बनता है मणिपुर। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। भूपेश सिंह बघेल जी यहाँ के क्या बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जबकि अनुसुईया उइके जी आपकी बनती हैं गवर्नर छत्तीसगढ़ की। झारखंड की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और यहाँ की द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर बनती है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो हाल ही में यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। चौथी बार चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ पर लालजी टंडन आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं। मणिपुर राज्य के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं एन बीरेन सिंह, जबकि मणिपुर की जो वर्तमान गवर्नर बनते हैं वो बनती है नजमा हेपतुल्ला। कीबिल नामजाओ नेशनल पार्क आपका यहीं पर मौजूद है, और लोकटक झील की अगर हम लोग बात करते हैं वो भी आपकी यहीं पर मौजूद है। ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। कीबल नामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क आपका बनता है लोकटक झील के ऊपर। अगला प्रश्न, हाल ही में पोकर्स स्टार्स इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पोकर्स स्टार्स इंडिया एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? तो करेक्ट आंसर पर बनता है भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा जो ऑप्शंस में अमिताभ बच्चन जी हैं, सलमान खान हैं, विराट कोहली हैं, तो यहाँ पर ब्रांड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्तमान में वो अमिताभ बच्चन जी हैं। इसके अलावा पूमा जो आपकी प्यूमा प्रोडक्ट है
उसकी करीना कपूर यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनती है। सलमान खान साहब की बात करें तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनते हैं शार्दुल ठाकुर। सौरव गांगुली साहब की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय जो टीम जाने वाली है उसके गुडविल एम्बेसडर यहाँ पर बनेंगे। दिशा पटानी की बात करते हैं, एक्ट्रेस हैं और संजीव कपूर जाने माने शेफ हैं, ये वाशिंगटन एप्पल्स के क्या बनते हैं, आपके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। और अमेरिका के किस शहर को बिग एप्पल्स के नाम से जाना जाता है, जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। महेंद्र सिंह धोनी पोकर्स इंडिया के यहाँ पर पोकर्स स्टार्स इंडिया के यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो ये ताश के खेल पर आधारित एक ऑनलाइन गेम है जो आप यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। अगला प्रश्न रिवीजन के लिए, महेंद्र सिंह धोनी और किसे संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान यहाँ पर चुना गया है। तो महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ साथ यहाँ पर रोहित शर्मा को इमेज में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। रोहित शर्मा को यहाँ पर आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान यहाँ पर चुना गया है। रोहित शर्मा जी के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर करेंगे। वैसे तो भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर हैं और वाइस कैप्टन यहाँ पर बनते हैं। इनका पूरा नाम जो बनता है वो बनता है रोहित गुरुनाथ शर्मा। इनका जन्म 30 अप्रैल 1987 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं और वर्तमान में मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम के कैप्टन भी बनते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के ये वाइस कैप्टन भी यहाँ पर बनते हैं। WWF इंडिया के ये आधिकारिक राइनो एम्बेसडर भी हैं। अर्जुन पुरस्कार से इन्हें 2015 में सम्मानित किया गया था। इनका संबंध क्रिकेट के खेल से है। वैसे सबको पता है, लेकिन जिन लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए मैंने यहाँ पर ये प्रश्न रखा हुआ है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के नरोवाल जिले में करतारपुर साहिब किस सिख गुरु द्वारा निर्मित है। करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान नरोवाल डिस्ट्रिक्ट बिल्ट बाय विच सिख गुरु। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। सही जवाब यहाँ पर बनेगा वो बनेगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका बनेगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, गुरु नानक देव जी के द्वारा, जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं, इसकी स्थापना की गई थी। करतारपुर गुरुद्वारा अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना रहा क्योंकि पाकिस्तान में ये स्थित है और पाकिस्तान में हाल ही में जो आंधी पांधी आया और उसकी वजह से वहाँ पर जो गुंबद हैं इस करतारपुर गुरुद्वारे के वो गिर गए, जिससे पाकिस्तान की थोड़ी सी यहाँ पर बेइज्जती भी होती है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर लापरवाही बरती है इस पवित्र स्थान के लिए और उनके गुंबदों को यहाँ पर परमानेंट नहीं कराया गया था, टेम्पररी गुंबद यहाँ पर लगाए गए थे। हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में और करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। करतारपुर गुरुद्वारा और करतारपुर कॉरिडोर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो 550वीं जो बर्थ एनिवर्सरी बनती है, जयंती बनती है गुरु नानक देव जी की, उस दिन इसे स्थापित यहाँ पर किया गया था, यह इसका उद्घाटन किया गया था। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की बात करते हैं, नरोवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में ये मौजूद है और ये जोड़ता है बाबा नानक श्राइन जो कि गुरदासपुर पंजाब में स्थित है। तो करतारपुर कॉरिडोर का नाम आपने सुना होगा। तो करतारपुर कॉरिडोर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान और डेरा बाबा नानक साहिब पंजाब इंडिया के गुरदासपुर में, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। करतारपुर के गुरुद्वारे की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और आगे चल के महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इसके गुंबद को सोने से यहाँ पर मढ़ा गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। करतारपुर गुरुद्वारे की बात करते हैं तो यहाँ पर इमेज में आप देख रहे हैं इनके बीच में कौन सी नदी बहती है, तो इनके बीच में रावी नदी यहाँ पर आपकी बहती है। और करतारपुर गुरुद्वारा किस नदी के किनारे मौजूद है, ये रावी नदी के किनारे आपका मौजूद है। और यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं जो नंबर 2 लिखा हुआ है जियो टैग में, ये आपका डेरा बाबा नानक साहिब पंजाब गुरदासपुर आपका बनता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, किस बैंक ने ग्राहकों के बीच सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया है। विच बैंक हैज लॉन्च द सेफ्टी ग्रिड कैंपेन टू रेनफोर्स सोशल डिस्टेंसिंग अमंग द कस्टमर्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है HDFC बैंक। एक्सिस बैंक की बात करते हैं 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में बनता है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो इस बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी और जब इसे स्थापित किया गया था तो पाकिस्तान के लाहौर शहर में इसे स्थापित किया था। लेकिन आज़ादी के बाद पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली बनता है। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापकों में लाला लाजपत राय साहब का भी नाम शामिल होता है, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जा सकता है। तो पंजाब नेशनल बैंक तो पंजाब केसरी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि लाला लाजपत राय और उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं 1955 में, तारीख थी आपकी 1 जुलाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपकी स्थापना हुई थी। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बनता है मुंबई, याद रखिएगा। और वर्तमान जो चेयरपर्सन बनते हैं रजनीश कुमार जी। इन बैंकों के अलावा और किन बैंकों का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई बनता है, जरा मुझे टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा।
दिल्ली के एक छोटे से स्टोर का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देते हुए कि दिल्ली के स्टोर में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको यहाँ पर अपनाने के लिए, उसका पालन करने के लिए HDFC बैंक ने अपने लोगों का इस्तेमाल वहाँ पर लोगों को खड़े होने के लिए एक चिन्ह के तौर पर किया है, ताकि लोग कम से कम 2 से 3 मीटर की दूरी वहाँ पर बना सकें और सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। आगे बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। हेडक्वार्टर बनता है मुंबई महाराष्ट्र में। इस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। HDFC की बात करते हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक यहाँ पर बनता है। सेकंड नंबर पर ICICI बैंक मौजूद है और तीसरी पोजीशन पर आपका एक्सिस बैंक बनता है। इस बैंक के वर्तमान नॉन एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन बनती हैं श्यामला गोपीनाथ। नोट करते हुए चलिएगा, श्यामला गोपीनाथ वर्तमान में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। पूछा जाता है ये प्रश्न एग्जाम में। MD मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं आदित्य पुरी। इस बैंक की जो टैगलाइन बनती है, कई बार टैगलाइन आपके एग्जाम में आपको परेशान करती है, तो इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, दिस इज द टैगलाइन ऑफ HDFC बैंक। कोई मुझे यहाँ पर ये बता सकता है कि एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या बनती है? अगर हाँ तो जल्दी से टाइप करके बताइए। उस समय के वित्त मंत्री यानी कि मनमोहन सिंह जी के द्वारा, जो कि भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, मनमोहन सिंह जी के द्वारा यहाँ पर इस बैंक का उद्घाटन किया गया था। मेरे दिमाग में एक बहुत ही यूनिक प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है। वैसे तो मैंने इसे चैलेंज MCQ चैलेंज में शामिल नहीं किया है, लेकिन जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं उनको मुझे टाइप करके बताना है, किस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी साहब के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किस बैंक का उद्घाटन किया था? अगर आपको ये जानकारी है, हिस्टोरिकल फैक्ट है भारतीय बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मनमोहन सिंह साहब के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। उस किताब का नाम है चेंजिंग इंडिया। जी हाँ, नोट कीजिएगा, चेंजिंग इंडिया, ये मनमोहन सिंह जी की किताब का नाम है। इसके 5 अलग अलग वॉल्यूम हैं और एग्जाम में काफ़ी पूछी गई थी ये बुक। अगला प्रश्न, जरूरतमंदों की मदद के लिए देश भर में अपने सभी सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को यहाँ पर जियो टैग प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पर कौन बना है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन सकता है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू जियो टैग ऑल इट्स कम्युनिटी किचन्स एंड कम्युनिटी शेल्टर्स अक्रॉस द स्टेट फॉर हेल्पिंग द नीडी। उत्तर प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है कि जितने भी वहाँ पर कम्युनिटी किचन हैं और जहाँ पर जो लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए खाना बनाया जा रहा है, उस गूगल से बात करके उनको जियो टैग कराया गया है गूगल मैप के माध्यम से, ताकि कोई भी व्यक्ति इन कम्युनिटी किचन्स को ढूंढ सके और वो भूखा यहाँ पर ना सोए। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर बनते हैं योगी आदित्यनाथ जी। हाल ही में इनके पिताजी का भी निधन हुआ था, ये भी आपने सुना होगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके पिताजी का क्या नाम था जिनका हाल ही में स्वर्गवास हुआ है? क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर के पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में वैसे आपके 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, दिनेश शर्मा जी और केशव प्रसाद मौर्य जी। सेकंड राज्य आपका बनता है यहाँ पर केरला स्टेट। केरला राज्य से याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो P विजयन साहब बनते हैं, जबकि आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर बनते हैं। केरल राज्य भारत में लिटरेसी के मामले में सबसे ऊपर है। केरल राज्य में भारत का सबसे लंबी जो झील है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील केरल राज्य में ही मौजूद है। उस झील का नाम बनता है वेम्बनाड लेक। इस राज्य का राजकीय पशु क्या बनता है? जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोरोना वायरस के सबसे पहले मामले आपके केरल राज्य में ही देखने को मिले थे। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो गुजरात स्टेट, विजय रूपाणी यहाँ के क्या बनते हैं? यहाँ के गवर्नर विजय रूपाणी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या बनते हैं? यहाँ के गवर्नर बनते हैं। गुजरात राज्य का जो राजकीय पशु बनता है वो बनता है एशियाटिक लायंस यानी कि एशियाई शेर, जो कि गिर नेशनल पार्क गुजरात में आपका पाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ के गवर्नर बनते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो बनते हैं उद्धव ठाकरे साहब, और भगत सिंह कोश्यारी साहब यहाँ के गवर्नर बनते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, किस संस्था ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स की पहल शुरू की है? विच एंटिटी हैज लॉन्च्ड द इनिशिएटिव टीम मास्क फोर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेयरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस? ICC, BCCI, सेबी, DRDO, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पर बनता है BCCI। ICC की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1। तो पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली गवर्निंग बॉडी है वो ICC बनती है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
इसकी मोटो बनती है, इसकी मोटो लाइन बनती है क्रिकेट फॉर गुड। और आईसीसी की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका दुबई में मौजूद है और शशांक मनोहर साहब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान चेयरमैन बनते हैं। सेबी की बात करते हैं तो भारत में कैपिटल मार्केट को, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो सेबी के द्वारा होता है। भारत में सभी कंपनियों को कंट्रोल करने का काम भी सेबी करती है। इसके वर्तमान जो चेयरपर्सन बनते हैं वो अजय त्यागी बनते हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसका जो कानून बनता है वो 1992 में स्थापित हुआ था। ये बात भी याद रखिएगा। सेबी का हेडक्वार्टर भारत के मुंबई शहर में बनता है और सेबी का फुल फॉर्म बनता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डीआरडीओ की बात करते हैं, पूरा नाम बनता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी शॉर्ट फॉर्म आपके एग्जाम में या जितने भी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर पूछे जाएं, उनका फुल फॉर्म आपको मुंह जबानी यहाँ पर रटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक एक शब्द का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एक एक लेटर का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा सकता है। जैसे कि डीआरडीओ में आर का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह का प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। डिफेंस रिसर्च, तो वहां पर आर के फुल फॉर्म के तौर पर रिसर्च है, रिन्यू है, इस तरह से ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, याद रखिएगा। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी साहब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। 1 जनवरी को डीआरडीओ डे भी आपका मनाया जाता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्तमान रक्षा मंत्री बनते हैं राजनाथ सिंह जी। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, जरा मुझे टाइप करके बताइएगा। बीसीसीआई की बात करते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स आप सभी के सामने यहाँ पर इमेज में नजर आ रहे हैं, इन सभी क्रिकेटर्स ने यहाँ पर मास्क पहनने के लिए ये मास्क टीम मास्क फोर्स की एक पहल यहाँ पर शुरू की है, जिसमें आप देख सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कैप्टन विराट कोहली भी हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली साहब भी हैं, जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर बनते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, नोट कर लीजिएगा, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। सचिन तेंदुलकर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इन्हें कब भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था सचिन तेंदुलकर साहब को, जरा मुझे ये ईयर टाइप करके बताइएगा। सचिन तेंदुलकर साहब की ऑटोबायोग्राफी भी नोट कर लीजिएगा, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम यहाँ पर बनता है। इसके अलावा आप यहाँ पर तीसरी में यहाँ पर देख रहे हैं हरमनप्रीत कौर की देख रहे हैं, भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की वर्तमान कैप्टन आपकी बनती हैं, याद रखिएगा। रोहित शर्मा यहाँ पर आपके मौजूद हैं। थोड़ी सी बात बीसीसीआई की भी करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 1928। हेडक्वार्टर जो बीसीसीआई का बनता है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। सौरव गांगुली वर्तमान प्रेसिडेंट बनते हैं, जबकि जय शाह इसके सेक्रेटरी बनते हैं। जय शाह अमित शाह साहब के बेटे भी बनते हैं। इंडिया पोस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसी क्लास की शुरुआत में मैंने ये बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंडिया पोस्ट की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है 1854। अगला प्रश्न, सिंगूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। सिंगूर डैम इज बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? करेक्ट आंसर जो बनता है तेलंगाना स्टेट, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंगूर बांध किस नदी के किनारे मौजूद है, किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा मंजीरा रिवर के ऊपर सिंगूर डैम आपका बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आपका भाखड़ा डैम लोकेटेड है, जो कि सतलज रिवर के ऊपर है। उड़ीसा में आपका एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी के ऊपर है। उत्तराखंड में आपका एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम बनता है टेहरी डैम, जो कि भागीरथी गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी रिवर बनता है। टेहरी डैम उस पर, जो कि भारत का सबसे ऊंचा यानी कि टॉलेस्ट डैम यहाँ पर बनता है, स्थित है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम यहाँ पर क्या बनता है? विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश? तो लास्ट क्लास में ही बताया था कि मध्य प्रदेश का जो स्टेट एनिमल बनता है वो बारहसिंगा बनता है। क्या बनता है? बारहसिंगा यहाँ पर बनता है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पशु आपका बनता है। हिम तेंदुआ बनता है हिमाचल प्रदेश का, और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी ये बनता है। फिशिंग कैट की बात करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का राज्य पशु बनता है। एशियाई हाथी की बात करते हैं तो केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़, एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों का राजकीय पशु बनता है एशियाई हाथी। बंगाल टाइगर भारत के किसी भी राज्य का स्टेट एनिमल नहीं है, और ये भारत का नेशनल एनिमल जरूर बनता है, लेकिन किसी भी राज्य का स्टेट एनिमल नहीं बनता। अगला प्रश्न, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम किस राज्य का एक क्रिकेट ग्राउंड है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज अ क्रिकेट ग्राउंड इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप सभी को पता होगा ग्वालियर शहर में ये जो स्टेडियम है वो आपका मौजूद है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में ईडन गार्डन
जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, मौजूद है। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम के नाम याद रखिएगा। एक तो याद रखना है आपको लखनऊ, जो कि राजधानी बनती है उत्तर प्रदेश की, वहां पर है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। और कानपुर शहर, जो कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, लेदर सिटी कहलाता है, वहां पर याद रखिएगा आपका ग्रीन पार्क आपका मौजूद है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जिसका नाम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिसे अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से, ये भी याद रखिएगा। डीआरडीओ के बारे में कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि डीआरडीओ के द्वारा सुबनसिरी रिवर के ऊपर एक डैम यहां पर बनाया गया है, और इस डैम को यहां पर भारतीय सेना ने बीआरओ ने, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर मात्र 27 दिन के अंदर इस पुल का निर्माण पूरा किया है। और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेमा खांडू साहब के द्वारा इस पुल का यहां पर क्या किया गया, उद्घाटन यहां पर किया गया। बीआरओ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करता है, मेंटेन करता है रोड्स को, डेवलप करता है रोड्स को, जो कि भारत के डेवलपमेंट एरियाज में है, जो कि भारत के बॉर्डर एरियाज में जितने भी क्षेत्र आपके पड़ते हैं, भारत के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर सड़कों का निर्माण, उनका विकास करना, उनको मेंटेन करना बीआरओ का काम है। इसका मोटो बनता है एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू दी हार्ड वर्क। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो बनता है सब कुछ हासिल किया जा सकता है कठिन मेहनत के द्वारा, और ये जीवन में भी उतना ही लागू होता है। इंडिया पाकिस्तान सीमा पर, भूटान सीमा पर, नेपाल सीमा पर, म्यांमार सीमा पर, अफगानिस्तान सीमा पर, ये और चीन सीमा पर भी बीआरओ आपका क्या करता है, वहां पर रोड बनाने और उनको मेंटेन करने का काम करता है। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली बनता है। डायरेक्टर जनरल बनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत बीआरओ आपका काम करता है। तो यहां तक रिवीजन सेशन आपका कंप्लीट हुआ। करीब 15 से 18 मिनट का समय इसमें लगा है, लेकिन इस रिवीजन सेशन से यकीन मानिए इन सभी चीज़ों को याद रखने में जो आपको मदद मिली है वो आपको एग्जाम में काफ़ी लाभ प्रदान करेगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर रही हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा, और क्लियर लिखकर भी मुझे बता दीजिए कि यस सर, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो। जो भी व्यक्ति पहली बार इस सेशन में जुड़ा हो, पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चैनल के इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। 22 तारीख और 23 तारीख इन दोनों ही क्लासेस को हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी बनती है उन सभी न्यूज़ को हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में देखने वाले हैं। पहला एमसीक्यू, 21 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल में कुल कितने कैबिनेट मंत्रियों को शामिल यहाँ पर किया गया है? हाउ मेनी कैबिनेट मिनिस्टर्स वेयर इंडक्टेड इनटू द न्यू मध्य प्रदेश कैबिनेट ऑन 21 अप्रैल 2020। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया और ना ही वहाँ पर मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकी। तो अभी तक वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ही अभी सारे मंत्रालयों को देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर मंत्रिमंडल में कुछ यहाँ पर मंत्रियों को शामिल किया गया है और मंत्रियों की संख्या यहाँ पर 5 बनती है। 5 मंत्री कौन कौन से हैं याद रखिएगा? मीना सिंह जी हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं, तुलसी सिलावट हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं और कमल पटेल जी हैं। इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद में यहाँ पर शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन बनते हैं? लालजी टंडन बनते हैं। और अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी से पहले यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो कमलनाथ जी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनते थे। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और 2018 में जब टाइगर्स का सेंसस हुआ था, यानी कि टाइगर की जनगणना हुई थी या बाघों की जनगणना हुई थी 2018 में, जो कि लेटेस्ट सेंसस है, उसमें मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा 526 टाइगर्स आपके वहां पर फाउंड हुए थे। इसे टाइगर स्टेट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो आपके टाइगर रिजर्व हैं वो आपके मध्य प्रदेश में ही मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी आपके मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। इनके नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 20 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित देशों के बीच तेल की कीमतों की अगर हम लोग बात करते हैं वो $0 के निशान से भी नीचे चली गई, यानी कि वहां पर जो तेल का दाम था वो माइनस में चला गया। द ऑयल प्राइसेस इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज क्रश्ड बिटवीन या बिलो $0 मार्क ऑन अप्रैल 20, 2020।
तो आज वैसे जो हमारा एडिटोरियल का सेशन होगा सुबह 8 बजे, उस सेशन में मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस क्लास के जस्ट बाद द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आप लोग ये देखेंगे और ये जानेंगे और ये समझेंगे कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को ये लगातार क्यों गिर रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है और किस कंट्री में और कैसे वहाँ पर जो पर बैरल तेल के दाम है वो $0 से भी नीचे चलेगा, माइनस में चला गया, ऐसा क्यों हुआ। करेक्ट आंसर तो यहाँ पर अमेरिका बनता है और डिटेल में मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा क्योंकि आज के एडिटोरियल सेशन में इस पर डिटेल में चर्चा की गई है। 1 बैरल इज इक्वल टू कितने लीटर होता है, ज़रा मुझे टाइप करके बताइए कि कच्चे तेल का एक बैरल कुल कितने लीटर के बराबर होता है। जल्दी से मुझे टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, which color has been designated to the hotspot zones are identified across the country। देश भर में पहचाने जाने वाले हॉटस्पॉट जोन, आप सभी ने सुना होगा कि देश में अलग अलग जगह पर हॉटस्पॉट आपके बना दिए। हॉटस्पॉट वो इलाका होता है जहां पर 6 या 6 से अधिक लोगों को कोरोना वायरस होने की पुष्टि हो चुकी हो, उस इलाके को कहते हैं आपका हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट जोन को किस कलर से दर्शाया गया है, किस रंग से दर्शाया गया है, तो सही जवाब बनता है कि जितने भी भारत में हॉटस्पॉट जोन है उन्हें रेड कलर से आपका दर्शाया गया है। और इसको जो दर्शाया गया है, ये पूरा का पूरा जो डेटा बनता है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बनती है। वर्तमान में जो आपके हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह साहब। और इसके अलावा अगर हम बात यहाँ पर करते हैं कि हॉटस्पॉट को अगर रेड कलर से दर्शाया गया है तो जो आपके नॉन हॉटस्पॉट जोन है उन्हें किस कलर से, तो उन्हें ऑरेंज जोन से दर्शाया गया है और बाकी के सभी जोन्स को यहाँ पर ग्रीन जोन्स के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इन कलर कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा कि किस कलर से हॉटस्पॉट को, किस कलर से नॉन हॉटस्पॉट्स को और बाकी के फ्री एरियाज को या फ्री हॉटस्पॉट को या फ्री रीजन को किस कलर से, तो ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, The central bank of which country has started testing its digital currency named DC और EP। सेंट्रल बैंक, किस देश के सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर DC और EP के नाम से अपनी डिजिटल करेंसी का परीक्षण यहाँ पर शुरू कर दिया है? चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नन ऑफ दीज। तो आपको जानकर थोड़ा सा यहाँ पर आश्चर्य होगा कि जहाँ पर चाइना को कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए वो यहाँ पर डिजिटल करेंसी के परीक्षण को भी शुरू कर चुका है, इसलिए सही जवाब यहाँ पर चाइना बनेगा। चाइना की करेंसी बनती है रेनमिनबी, जबकि बीजिंग यहाँ की कैपिटल बनती है, याद रखिएगा। 2022 का जो विंटर ओलंपिक गेम्स है वो भी बीजिंग में ही आयोजित होंगे। सिंगापुर की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी बनती है सिंगापुर सिटी और डॉलर यहाँ की करेंसी बनती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कैनबरा यहाँ की राजधानी बनती है और डॉलर यहाँ की करेंसी बनती है। जापान की बात करते हैं तो टोक्यो यहाँ की राजधानी बनती है और येन यहाँ की करेंसी बनती है। जापान में ही 2020 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स का आयोजन होना था, जिन्हें अब 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स अब आपके 2021 में होंगे। आगे बात कर लेते हैं, जिस तरह से भारत के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह से पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। क्या नाम है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यहाँ के सेंट्रल बैंक का नाम यहाँ पर बनता है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हाल ही में भारत के किस बैंक में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर 1.1% के आसपास इंक्रीज किया है? उस बैंक का नाम मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर भारत के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसी तरह से पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम यहाँ पर बनता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम बनता है फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाल ही में भारत के किस बैंक में 1.1% के आसपास का जो शेयर होल्डिंग है वो खरीदी है? उस बैंक का नाम मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज स्टार्टेड टेस्टिंग इट्स डिजिटल करेंसी नेम डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इसका नाम दिया है डिजिटल करेंसी, तो नाम हो गया DC और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को शॉर्ट में किया है EP, तो DCEP, इसीलिए इसको शॉर्ट में ये नाम यहाँ पर दिया गया है, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तैयार कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा और क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइट कॉइन है, ये सब टेक्नोलॉजी आपकी बेस्ड होती हैं। बिटकॉइन की बात करते हैं, दुनिया की पहली ये आपकी वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है बिटकॉइन। इस करेंसी की सबसे पहले खोज जापान में मानी गई है। वहाँ पर संतोशी नागोमोतो नाम के व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले बिटकॉइन को इन्वेंट यहाँ पर किया था। एक करेंसी की कीमत 1 रेनमिनबी के बराबर होगी, क्योंकि चाइना की जो नेशनल करेंसी बनती है वो रेनमिनबी आपके यहाँ पर बनती है। अगला प्रश्न, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर
दापोरिजो पुल का निर्माण मात्र 27 दिनों के रिकॉर्ड समय के भीतर किया है। इस प्रश्न की एक न्यूज़ के तौर पर इसी क्लास की शुरुआत में मैंने इसका डिस्कशन किया है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी व्यक्तियों का, सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर आंसर करेक्ट आने वाला है। बीआरओ कंस्ट्रक्टेड दी दापोरिजो ब्रिज ओवर विच रिवर इन अरुणाचल प्रदेश इन अ रिकॉर्ड स्पैन ऑफ जस्ट 27 डेज। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है सुबनसिरी रिवर। क्या करेक्ट आंसर बनता है? सुबनसिरी रिवर यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश वही राज्य है भारत का जहां से सबसे पहले आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो एंटर करती है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जितने भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर की 7 रानियों के नाम से ये 7 राज्य आपके मशहूर हैं। इन सभी 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य बनता है अरुणाचल प्रदेश एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, जबकि असम स्टेट बनता है दूसरा सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रखिएगा। इस न्यूज के बारे में हम शुरुआत में ही डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, तो और डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्तमित्र हेल्पलाइन और ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च आप्तमित्र हेल्पलाइन एंड ऐप टू फाइट कोविड-19? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र राज्य में आपके फाइंड आउट हुए हैं, लेकिन कर्नाटका राज्य ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर और एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। कर्नाटका की अगर हम लोग बात करते हैं तो बी एस येदुरप्पा यहाँ के क्या बनते हैं? वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जबकि वजुभाई बाला यहाँ के गवर्नर बनते हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 तो ई के पलानीस्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जबकि बनवारी लाल पुरोहित आपके तमिलनाडु के गवर्नर बनते हैं। महाराष्ट्र के बारे में मैंने आपको इसी क्लास में पहले भी बताया है कि यहाँ के जो आपके चीफ मिनिस्टर बनते हैं उद्धव ठाकरे साहब, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनका नाम है अजीत पवार साहब, नाम याद रखिएगा। भगत सिंह कोश्यारी साहब यहाँ के गवर्नर आपके बनते हैं। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना राज्य की स्थापना 2014 में हुई थी, यानी कि 2014 में हुई थी। तारीख आपकी बनती है 2 जून, तो 2 जून को तेलंगाना फाउंडेशन डे भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है, और 2 जून को ही आपका आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस भी आपका मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य की बात करते हैं तो तेलंगाना राज्य की जो राजधानी बनती है वो हैदराबाद बनती है, और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं के चंद्रशेखर राव, जबकि यहाँ के गवर्नर की अगर हम लोग बात करते हैं तो टी सुंदरराजन यहाँ के आपके गवर्नर बनते हैं। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर हेल्पलाइन की जिसका नाम है आप्तमित्र हेल्पलाइन और एप्लीकेशन, तो हेल्पलाइन नंबर आपका है 14410, विल कवर ऑल रेजिडेंट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट, यानी कि 144 और 10 14410 सभी राज्य के सभी निवासियों के कवर करेगा। कोई भी इस राज्य का निवासी इस नंबर पर कॉल कर सकता है कोविड-19 से संबंधित जानकारियों के लिए और सहायता के लिए। यह हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आपकी काम करेगी। अगला प्रश्न, किस राष्ट्र ने कथित तौर पर अपने पहले सैन्य उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया? कथित तौर पर मतलब है ऐसा सुनने में आया है, ऐसा इस कंट्री की तरफ से बोला गया है। Which nation has reportedly launched its first ever military satellite into orbit? इजराइल है वो कंट्री, इराक है वो कंट्री, ईरान है, टर्की है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पर बनता है ईरान। क्या बनता है? ईरान। कैपिटल करेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। ईरान की बात करते हैं तो तेहरान यहाँ की राजधानी और रियाल यहाँ की करेंसी बनती है। तेहरान आपकी क्या बनती है? राजधानी, और रियाल यहाँ की करेंसी बनती है। इजराइल की बात कर लेते हैं तो जेरूसलेम यहाँ की राजधानी बनती है, जबकि न्यू शेकिल यहाँ की करेंसी बनती है। इराक की बात कर लेते हैं तो बगदाद यहाँ की राजधानी बनती है और दिनार यहाँ की करेंसी बनती है। टर्की की बात करते हैं, टर्की अंकारा, आपने सुना होगा, टर्की अंकारा याद रखिएगा, और लीरा यहाँ की करेंसी आपकी बनती है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अपनी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना के 3रे चरण की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज बिगन द 3rd फेज ऑफ इट्स सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो जब हम लोग वंदे मातरम गीत गाते हैं तो इनमें ये शुरुआती 2 शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो उसी गीत से यहाँ पर ये 2 शब्द लिए गए हैं। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, नाम से ही समझ में आ गया होगा। इस अभियान के तहत जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है और पानी का जो संचय है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, और इसका 3rd फेज शुरू करने की बात की गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट में ही जो आपका सरदार पटेल जो बांध है वो आपका मौजूद है नर्मदा रिवर के ऊपर। गुजरात राज्य में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आपका खड़ा हुआ है। विजय रूपाणी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर बनते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो शिवराज सिंह चौहान और लालजी टंडन। उड़ीसा की बात करते हैं तो नवीन पटनायक जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर
मिनिस्टर बनते हैं, जबकि उड़ीसा राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर आपके बनते हैं। नवीन पटनायक जी जो कि चीफ मिनिस्टर बनते हैं उड़ीसा के, उन्हें हाल ही में पेटा इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उड़ीसा राज्य की बात करें, भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा इसी राज्य ने की है। मो प्रतिभा मो जीवन कार्यक्रम यहीं पर शुरू किए गए हैं। केरल राज्य में सबसे पहले कोविड-19 का प्रकोप आपको देखने को मिला था। केरल राज्य की बात कर लेते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं पी विजयन साहब, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर बनते हैं। केरल राज्य की बात यहाँ पर अगर हम लोग इन सारी चीज़ों में करें तो यहाँ पर इस योजना के बारे में कुछ और जानकारी है। यह योजना 10 जून 2020 तक जारी रहेगी। इस योजना को पहली बार 2018 में शुरू किया गया था गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी के द्वारा ही, जिसके तहत शहर के इलाके हैं वहाँ पर बेकार जल जो कि यूज़ के लिए नहीं है उसे पुनः उपयोग करने के लिए पावर ग्रिड की तर्ज पर वाटर ग्रिड बनाने की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। तो कुल मिलाकर ये योजना गुजरात में 2018 में शुरू की गई थी और इस योजना का तीसरा फेज यहाँ पर शुरू किया गया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी साहब के द्वारा, और पानी के संचय से जुड़ी है ये आपकी योजना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस शहर के नगर निगम ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च यहाँ पर किया है? विच सिटीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च संयम मोबाइल एप्लीकेशन? ऑप्शन आप सभी के सामने है। सही जवाब के यहाँ पर बात करते हैं तो पुणे यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है। यहाँ पर बात की गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे अमीर या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाली जो नगर पालिका है वो कौन है? तो याद रखिएगा मुंबई की वृहत नगर पालिका, वृहत नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि मुंबई में मौजूद है, भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा कमाई वाली सबसे धनी नगर पालिका है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। संयम मोबाइल एप्लीकेशन को पुणे की नगर पालिका ने यहाँ पर, नगर निगम ने यहाँ पर लॉन्च किया है। किस लिए इसे लॉन्च किया गया है? सिटीज़ इस संयम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोग यहाँ पर कोरोना वायरस संबंधी जो भी जरूरी जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन के मानव परीक्षण की यहाँ पर शुरुआत करने वाला है? Which university will start human trials of potential coronavirus vaccine? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या इनमें से कोई नहीं। कोरोना वायरस वैक्सीन शायद इस यूनिवर्सिटी ने बना ली है और अब इसका परीक्षण कि इस पर मानव का क्या असर होता है, मानव के शरीर पर क्या ये वैक्सीन असर करती है नहीं, इसके परीक्षण के लिए अब इसका जो परीक्षण है, टेस्टिंग है या ट्रायल है वो शुरू होने वाला है इस वैक्सीन को, और इसका परीक्षण यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शुरू करने वाली है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये बनती है कि सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ मौजूद है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आपकी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में आपकी मौजूद है, जिन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल को यहाँ पर अब पोटेंशियली ये जो वैक्सीन है तैयार हुई है, अब इनका डेवलपमेंट और ट्रायल यहाँ पर शुरू होगा। इसका ट्रायल आज से यानी कि 23 अप्रैल से शुरू यहाँ पर किया जाएगा। अगला प्रश्न, महामारी रोग अधिनियम 1987 के नए प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए अधिकतम क्या सजा हो सकती है? What is the maximum punishment for attacking health workers as per the new proposed amendment to Epidemic Disease Act 1987? 7 साल की सजा, 5 साल की सजा, 10 साल की सजा, 6 साल की सजा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये है कि अधिकतम कितने साल की सजा यहाँ पर हो सकती है। इस पर्टिकुलर कानून के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर, हेल्थ वर्कर्स पर यानी कि डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर, इसके अलावा जो भी दूसरे जूनियर डॉक्टर्स हैं, अगर किसी भी तरह के हेल्थ वर्कर पर कोई भी अटैक किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को यहाँ पर अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो अधिकतम 7 वर्षों की सजा का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है, याद रखिएगा। कोरोना वायरस के बीच में और कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए आपने ये देखा है सोशल मीडिया पर भी इस तरह के वीडियोस वायरल हुए हैं कि डॉक्टर किसी पर्टिकुलर इलाके में जाते हैं लोगों की कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए और वहाँ पर उन पर हमला कर दिया जाता है, उनको पत्थर मारे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स को बचाने के लिए और इससे एक अपराध घोषित करने के लिए यहाँ पर सज़ा के प्रावधान को बढ़ा दिया गया है ताकि लोग इस सज़ा से डरे, इस तरह के अपराध यहाँ पर ना करें। अगला प्रश्न है, नागरिकों को कोविड-19 संबंधित प्रश्नों के बारे में तुरंत समाधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म का नाम बताएं। नेम द इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड रियल टाइम सॉल्यूशंस टू सिटीजंस अबाउट कोविड-19 रिलेटेड क्वेरीज। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। कोविड इंडिया मदद, कोविड इंडिया समाधान, कोविड इंडिया सेवा,
या कोविड इंडिया संकल्प? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कोविड इंडिया सेवा। तो एक सेवा के तौर पर इसे देखा जाए और जितने भी आपकी रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, उनके समाधान के लिए कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया है। जो भी आपके मन में डाउट है वो आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं और उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। अगला प्रश्न एक किताब को लेकर है, लेकिन इस किताब को किताब के फॉर्म में नहीं बल्कि ऑडियो के फॉर्म में रिलीज किया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द ऑडियो फॉर्मेट बुक टाइटल हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर? हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर नामक ऑडियो प्रारूप पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, सुधा मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब की बात करते हैं तो सुधा मूर्ति यहाँ पर सही जवाब होगा। चेतन भगत की बात करते हैं तो भारत के सबसे युवा और सबसे पॉपुलर लेखकों में से एक हैं। चेतन भगत की कुछ प्रसिद्ध किताबों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं। चेतन भगत साहब के द्वारा वन नाइट एट द कॉल सेंटर, टू स्टेट, इसके अलावा 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, रेवोल्यूशन 2020, अ हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, इसके अलावा वॉट यंग इंडिया वांट्स, नया भारत क्या चाहता है, ये कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा अरुंधति रॉय और इसके अलावा सलमान रुश्दी साहब भी भारत के कुछ प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। सलमान रुश्दी साहब की किताब काफ़ी महत्वपूर्ण बनती है, इसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। ये किताब मुंबई की एक कहानी के ऊपर आधारित है और ये किताब काफ़ी विवादित रही है, इस वजह से इस किताब के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा सस्टेनिक वर्सेस, ये भी एक किताब है, काफ़ी विवादों में रही है सलमान रुश्दी साहब की। तो सस्टेनिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन, ये 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं जो कि सलमान रुश्दी साहब के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, किसने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेमवर्क कहा था? हु रिफर्ड टू सिविल सर्वेंट्स एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा कहा था, और JL नेहरू ने ऐसा कहा था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऐसा कहा था? भारत के सिविल सेवकों को यानी कि सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। जी हाँ, और जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1947 में पहली बार भारत के सिविल सर्वेंट्स को संबोधित किया था या उनके साथ समारोह किया था, वो तारीख थी आपकी 21 अप्रैल 1947। और यही रीज़न भी है कि हर साल 21 अप्रैल को आपका सिविल सर्विसेज डे भी आपका मनाया जाता है। इसका पहली बार जो फंक्शन किया गया था वो 2006 में किया गया था नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। इसीलिए यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पर ये सम्मान दिया गया और उनके द्वारा जिस दिन पहली बार जो आपके सिविल सर्वेंट्स उनको संबोधित किया गया था उसी तारीख को सिविल सर्विसेज डे भी भारत में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1875 में नाडियाड नाम की जगह गुजरात में। 31 अक्टूबर नहीं, 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। यही कारण भी है कि 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस भी आपका मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले गृह मंत्री जो बनते हैं, होम मिनिस्टर जो बनते हैं, वो बनते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये भारत के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो सरदार पटेल, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो सरदार पटेल। भारत के लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो नाम याद रखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री आपके बनते हैं। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है जरा मुझे जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बारडोली सत्याग्रह के बारे में आपने सुना होगा, तो बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि से नवाजा था, क्योंकि बारडोली के सत्याग्रह में उन्होंने इस सत्याग्रह को यहाँ पर सफल बनाया था और सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने, सरदार का मतलब क्या होता है, लीडर होता है, ये उपाधि उनको दी थी। भारत के सिविल सेवकों की प्रतिमा और एकता की प्रतिमा, मतलब कि यहाँ पर ये है कि पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स कैसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को ही कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका बना हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद के पास आप जानते हैं नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, केवड़िया नाम का कस्बा है और साधु बेट नाम का एक छोटा रिवर आइलैंड है। नदी बनती है नर्मदा नदी, 182 मीटर की ऊंचाई का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहां पर आपका मौजूद है। अगला प्रश्न स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के सामने ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सती बुर्ज लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में सती बुर्ज आपका स्थित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, गुजरात,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। सती बुर्ज की जो झलक है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, उसकी बिल्डिंग आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही जवाब बनेगा। इसके अलावा एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सती बुर्ज आपका मौजूद है, ये भी मुझे बताइए टाइप करके कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न ये है कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम या अरुण जेटली स्टेडियम भारत के किस शहर में मौजूद है? तो वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर मौजूद है, किस शहर में? किस शहर तो नहीं है, यहाँ पर राज्य ही ऑप्शन में दिए गए हैं, तो सही जवाब यहाँ बनता है नन ऑफ दीज। तो आंसर यहाँ पर नहीं है, तो आंसर आप टाइप करके जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक्टिव होकर आंसर करना शुरू करें। वेस्ट बंगाल में मैंने बताया कोलकाता ईडन गार्डन, गुजरात में मैंने बताया अहमदाबाद मोटेरा या सरदार पटेल, महाराष्ट्र में मैं बताऊं आपसे तो नवी मुंबई या इसके अलावा वानखेड़े स्टेडियम मौजूद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो इंदौर शहर में आपका जो मौजूद है वो है आपका अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम को पहले फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जो कि भारत के नई दिल्ली शहर में मौजूद था, और अरुण जेटली जी के निधन के बाद इस स्टेडियम को अरुण जेटली स्टेडियम यहाँ पर कहा गया। अगला क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, लावणी नृत्य या लावणी जो आपका डांस बनता है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य यहाँ पर बनता है? लावणी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन आप सभी के सामने है। करेक्ट जवाब, सही जवाब यहाँ पर जो बनता है वो बनता है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा मटकी डांस काफ़ी प्रसिद्ध है। गुजरात में आपने सुना होगा डांडिया भी आपका काफ़ी प्रसिद्ध है। और वेस्ट बंगाल का कोई भी इंपॉर्टेंट अगर फोक डांस आप बताना चाहें तो आप मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों को जानता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी वेस्ट बंगाल से भी मेरे साथ जुड़ते हैं और मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और यही वो समय है, फोक डांसेस की बात हो रही है, लोक नृत्यों की बात हो रही है, तो एक बार लोक नृत्यों वाली जो ट्रिक है उसे यहाँ पर रिवाइज कर लिया जाए तो आप सभी भी इस बात पर राजी होंगे। असम राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्यों को याद रखना है तो ट्रिक क्या बनेगी? असम की बहू और बेगम रंभा भोरताल गई। आप तो अच्छे से लर्न हो गया ना। असम की बहू और बेगम रंभा भोरताल गई, तो आप कैसे याद रखेंगे? असम से याद रखना है असम राज्य के लोक नृत्य, बहू से याद रखना है बिहू, बेगम रंभा से याद रखना है बागू रुम्बा, भोरताल से याद रखना है भोरताल नृत्य। ये तीनों ही लोक नृत्य आपके कहाँ हैं? ये असम के लोक नृत्य यहाँ पर बनते हैं। अगला प्रश्न, अगर हमें गुजरात राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य याद रखने होंगे तो हम कैसे याद रखेंगे? हम एक लाइन से याद रखेंगे कि गरीब टप्पू ने गुजरात में डांडिया खेला। मैंने फोक डांस का एक पर्टिकुलर वीडियो ही डाल रखा है जिसमें 4 से 5 महत्वपूर्ण राज्यों के सभी लोक नृत्य मैंने शामिल किए हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। स्टैटिक जीके वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की। तो गरीब टप्पू ने गुजरात में डांडिया खेला, अगर आपको ये लाइन याद होती है तो गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य आपको याद हो जाएंगे। गरीब टप्पू ने गुजरात में डांडिया खेला, तो गरीब से याद रखना है गरबा, टप्पू से याद रखना है टिप्पणी, और गुजरात तो गुजरात राज्य हो जाएगा, डांडिया तो डांडिया यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका बनता है। दोस्तों और मेरे साथियों, आज मैं आपके लिए 2 प्रश्न यहाँ पर देकर जा रहा हूँ जो कि MCQ चैलेंज ऑफ द डे होंगे। इन दोनों ही प्रश्नों का आंसर आपको वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में देना होगा। पहला प्रश्न है कि धौलाधर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, और दूसरा प्रश्न आपकी बैंकिंग से जुड़ा हुआ है कि SBI ने अपने तीसरे ग्रीन बॉन्ड बिक्री के माध्यम से कुल कितनी राशि यहाँ पर जुटाई है। इसके बारे में आपको प्रश्नों का आपको ढूंढना होगा और उसको आपको बताना होगा। लास्ट टाइम जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा किस नदी के पास स्थित है और यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के कुल कितने वर्ष बिताए, तो इन प्रश्नों का जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया था, तो उनको भी मैं यहाँ पर उनका नाम दिखाना चाहूँगा कि किन किन विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक्सीलेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नॉट एन एक्सीडेंट। बिल्कुल सही कहा। तो प्रतिदिन आपको मेरे साथ यहाँ पर जुड़ना है और मैं भी ये आपसे वादा करूंगा कि प्रतिदिन आपके लिए डेली क्लास चलेगी और प्रतिदिन हमें ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पर बनाए रखनी है, ताकि अगर आप एक्सीलेंस को हासिल करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स और जीके में, जीएस में, जीके में यहाँ पर दक्ष होना होगा। इसके लिए आपको इस क्लास को ज्वाइन करना होगा। इसके लिए अगर अभी तक आपने अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब मैं उन विद्यार्थियों का यहाँ पर नाम एक बार सबको दिखाना चाहूंगा कि किन किन विद्यार्थियों ने यहाँ पर आंसर किया था, तो उनके नाम यहाँ पर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के नाम मौजूद हैं। लास्ट वीडियो की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो के नीचे आपको मैंने यहाँ पर यूट्यूब की लिंक भी दे दी थी। टेलीग्राम चैनल जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। PDF वगैरह आपको इसी पर्टिकुलर लिंक के माध्यम से मिल जाएगी।
राकेश सैनी जी ने बताया पाकिस्तान की रावी रिवर के किनारे और 18 साल तक यहाँ पर गुरु नानक जी देव जी ने अपना यहाँ पर बहुमूल्य समय अपना गुजारा था। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर उनके द्वारा दिया गया है और इन्होंने मेरी तारीफ भी की है और कहा है कि एक राज्य और एक देश के बारे में भी बता दिया करिए। तो पिछले कुछ सेशन से मैंने एक राज्य के बारे में बताया है, देश को भी शामिल कर लिया करेंगे, कभी कभी इनको भी हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे। सोनू कुमार जी के द्वारा मोटिवेशनल कोट दिया गया है। भौतिक रमानी जी ने यहाँ पर आंसर दिया है कि फुमदी अरुप्पा इज अ ग्रास स्पीसीज इन द श्रिंकिंग टाइप ऑफ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो उन्होंने कहा है ना, ये क्वेश्चन ये उन्होंने उसका आंसर दिया है कि जो मैंने आपसे पूछा था कि कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क में जो घास है उस घास का नाम क्या है, तो फुमदी नामक जो घास है वो वहाँ पर आपकी लगती है, याद रखिएगा। यहाँ पर प्रिंस सिंह जी ने सही जवाब दिया है। नेकी सरैया जी ने यहाँ पर सही जवाब दिया है। इन्होंने लोकटक झील में जो ग्रास का नाम है वो भी बताया है। अशोक शिहाग जी ने यहाँ पर सही बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सर ये क्वेश्चन 2018 के प्रीलिम्स के एग्जाम में भी पूछा गया था यूपीएससी में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी वजह से ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था क्योंकि ये पेपर मैंने डिस्कस किया था। और यहाँ पर इसके अलावा मधुकर कुमार हैं, शाहिद अंसारी हैं और वशवती समंथा हैं। इसके अलावा सुरेश जी हैं, संगीता कुमारी जी ने भी यहाँ पर सही जवाब दिया है। उर्मिला मिश्रा जी हैं, बहुत सही जवाब। अंकुर सिरवाल जी ने इन्होंने बोला है कि ये थोड़ा सा लेट हो गए थे, कोई बात नहीं, सारे प्रश्नों का आंसर यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। हिमांशु उपाध्याय जी ने भी होमवर्क का पूरा आंसर दिया है। सोनम सोनी जी ने भी आंसर दिया है। सैफाली सिंह जी ने भी करेक्ट आंसर दिया है। पूनम ठाकुर जी ने भी सही जवाब दिया है। तेज यादव अशु जी ने भी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है। प्रभाकर कुमार जी ने सही जवाब यहाँ पर दिया है। इन्होंने बोला है कि लोकटक झील में जो घास का नाम है उसे फुमदी कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है। ऑसम कंटेंट सर, प्लीज़ काइंडली स्टार्ट हिस्ट्री और पॉलिटी क्लासेस। तो देखो विद्यार्थियों, पहले हम लोग ज्योग्राफी को यहाँ पर फिनिश करेंगे या फिर ऐसा करेंगे कि संडे टू संडे हम लोग या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी क्लासेस को वहाँ पर रन करें। तो इसका शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा। रोहित पांडे जी ने भी सही जवाब दिया है। सुधा सैनी हैं और पंखुड़ी जी भी हैं, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। पारस जायसवाल हैं, प्रीतम कुमार जी हैं, ऋतु दहिया हैं, शाहिद अंसारी हैं, श्रेया श्रीवास्तव हैं, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। प्रिंस ऋषु हैं, अमन चौहान हैं। रुचि पटेल जी ने बस यहाँ पर तारीफ ही की है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपकी क्लास बहुत हेल्पफुल है उनके लिए। सुधा सैनी जी काफ़ी लंबे से हमारा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि क्लासेस से हटने के बाद महिंद्रा यूट्यूब चैनल को छोड़ने के बाद शायद उन्होंने हमारी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया। बड़े दिनों बाद वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अजीत कुमार जी ने भी सही जवाब यहाँ पर दिया है। पूनम कुमारी जी हैं, समायरा जी हैं, लकी झा जी हैं, वेरी गुड। आयुष अवस्थी जी ने भी आंसर दिया है। रुचि जी ने भी आंसर दिया है। आयुष अवस्थी जी ने यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पर दिए हैं। अनुजा जी ने भी है कि एडिटोरियल क्लास क्यों नहीं हो रही। आज एडिटोरियल की क्लास होगी आपकी, लास्ट क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और फरवरी मंथ की कोशिश करेंगे जो बचे हुए आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन है उसका सेशन में आपके लिए एक अलग ही वीडियो लेकर आऊँ तो उससे आपका कंप्लीट सेशन यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। और यहाँ पर कृष्णा निषद जी ने भी सही जवाब दिया है। शुभम वर्मा जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पिंटू गुप्ता जी ने आंसर दिया है। हिंदी एडिटोरियल तो होगा, मैं आपको आज 8 बजे आपका हिंदी एडिटोरियल लाइव हो जाएगा। इशिका जी ने आंसर दिया है। प्रिया जी हैं, शैलेश कुमार हैं, आलोक राज हैं, नुस्खा हैं, सीमा मंडल हैं, इसके अलावा चंदन हैं, इसके अलावा पिंटू जी हैं, कांची दुबे हैं, हरजीत बंटी हैं, रोहित पांडे हैं, सीमा मंडल हैं और जावेद खान जी हैं, जानवी जी हैं, पंकज राणा जी हैं। राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंटली एंड अमित शाह इज द होम मिनिस्टर, सही जवाब है। निरंजन कुमार जी ने आंसर दिया है। सुधांशु झा हैं, विजय कुमार हैं, पुष्पा जी हैं, राम जी हैं और सोमू जी हैं। मंतोष कुमार जी क्या हुआ कि सर जी आपने एक बात रॉन्ग बोल दिया, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आपने बोला अमित शाह, जो कि हाँ मैंने आपको बताया कि वो कभी कभार निकल जाता है तो मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। स्लोली पढ़ाई कीजिए, तो स्लोली ही पढ़ाते हैं, सारी बातें समझ में आती हैं, कोई बात नहीं। बाकी सभी ने तारीफ ही यहाँ पर की है। तो उम्मीद है आपको इस सेशन पसंद आया होगा। तो एक बार इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं और इस वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।